स्वागत है दोस्तों गुरुजी स्टडी सेंटर में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो फिर चलते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और धुआंधार प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप कितना स्कोर कर ले जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए चुन के लाए हैं, खोज के लाए हैं एक एक प्रश्न। इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। आप जहाँ भी हैं, जितनी भी तैयारी किए हैं, इससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। एक बार इसको देखिए और ख़ुद का मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने तैयार हैं। दोस्तों अगर आप इसको 30 में से अगर 20 भी कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आप करके देखिए अपनी तैयारी को। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है दोस्तों, इसको पढ़ के और इसके नीचे जो उत्तर दिया हुआ, जो प्रश्न दिया हुआ है, उसका उत्तर देना है। तो शुरू करते हैं। नदी के उस पार जाने को बहुत मन करता है माँ, यहाँ कतार में मेरा बंधी है नावें बाँस की खूंटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं शियार। माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। दोस्तों ये कवि अपनी माँ से कह रहा है कि मैं बड़ा होकर एक नाविक बनूंगा। अब इससे संबंधित प्रश्न है जो फटाफट देखते हैं। इस कविता में किसे संबोधित कर रहा है? इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? तो ऑप्शन है हमारा, लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं, लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को। एक बच्चा अपनी माँ को लेखक के रूप में ये कह रहा है, संबोधित कर रहा है। दोस्तों इसमें एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेखक के रूप में एक बच्चा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखिए। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? यह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, यह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, वह हल चलाना चाहता है। दोस्तों इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा कि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। दोस्तों उसमें पंक्ति में लिखा है कि बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि नाव से लोग उस पार जाते हैं, वहाँ देखते हैं सब कुछ, तो उसी को देखने के लिए बच्चा उत्सुक हो रहा है और अपनी माँ से कहता है कि मैं बड़ा होकर एक नाविक बनूंगा। अगला है, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि नदी में उसके किनारे पर नाव को बांसों की खूंटियों में बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए। नाविक ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों इसमें नाव को बहने से बचाने के लिए नाविक अपनी नाव को खूंटियों से बांध देते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? इसमें बच्चा कहता है कि माँ अगर तू बुरा न माने
तो ये पंक्ति किस ओर संकेत करती है? लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, माँ को बुरा लग गया है, लेखक माँ के संयोगों का ध्यान रखता है, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी, माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। इसमें हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? इसमें हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दोस्तों हमारा विकल्प सही हो जाएगा, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। लेखक ये जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी, इसलिए वह माँ से कहता है कि अगर बुरा न मानो तो मैं बड़ा होकर एक नाविक बनूंगा। अगला है दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो छोड़ दीजिए, वीडियो देख के चले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर लगे कि अच्छा है, मेहनत हुई है, चुनिंदा प्रश्न है, प्रश्नों को ढूंढ के लाया गया है, टाइप करने में बड़ी मेहनत लगती है, आप खुद जैसे व्हाट्सएप पर टाइप करते हैं वैसे ही टाइप करना पड़ता है, टाइप करने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कविता के पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। कविता के पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब होता है बार बार, पुनरुक्त का मतलब बार बार। तो इसमें कौन सा शब्द पुनरुक्त आया हुआ है कविता में? दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर, ऊंची ऊंची। तो दोस्तों इसमें आया है दूर दूर और ऊंची ऊंची, दोनों आया हुआ है। अगला है तैर कर जाते हैं उस पार। पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है, वह क्रिया शब्द है, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। दोस्तों इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सही कि लेखक कविता में तुक मिला रहा है, लेखक कविता में तुक मिला रहा है। अगला है 7 से 15 तक गद्यांश दिए गए हैं जिसको पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर को देना है। दोस्तों ये गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? तो गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया? हमारा विकल्प है गलत जवाब पर हंसने को मिलता है, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत जवाब रोचक ही होते हैं, गलत जवाब में बेतुकी बातें होती हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा दोस्तों बी, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? विकल्प है गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है, लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं, सवालों के सही जवाब, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही होगा? इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थीं क्योंकि कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोचक नहीं लगती थीं क्योंकि विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती क्योंकि उसके जवाब तयशुदा हैं। बी, विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं। सी, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। डी, विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते थे। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित होते हैं। दोस्तों विज्ञान ही ऐसा है जिसके जवाब निश्चित होते हैं,
उसमें कोई सोचने विचारने की, कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह निश्चित होते हैं और जो आना होता है वही आएंगे, उससे इधर कुछ नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपनी तैयारी की तरफ और देखते हैं अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। सी है भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते हैं। डी है भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे। हमारा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें सही हो जाएगा बी, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है। गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है। विकल्प है हमारा व्याख्या को सही रूप से प्रस्तुत न करना, नियमों में कमियां, तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि, समझ न आना। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा सही हो जाएगा नियमों की कमी। इसमें हमारा सही हो जाएगा नियमों की कमी। यह गलत जवाब का कारण नहीं हो सकता है। यह गलत जवाब का कारण नहीं हो सकता है, नियमों की कमी। आगे बढ़ते हैं। पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है। गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं। गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते हैं। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा दोस्तों ए। इसमें सही हो जाएगा ए, गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगला है, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। वैज्ञानिक, विज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। दोस्तों कौन सा बनेगा? प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। जो किसी शब्द के अंत में लगता है। शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें इक प्रत्यय किस में जोड़ा जाएगा? इक प्रत्यय जोड़ने से वैज्ञानिक बनेगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा, प्रश्न, गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। परीक्षा, प्रश्न, गलती, इन तीनों शब्दों के बहुवचन रूप क्या होंगे? परीक्षाएं, प्रश्न, गलतियों, परीक्षाएं, प्रश्न, गलतियां, परीक्षाएं, प्रश्नों, गलतियां, परीक्षाओं, प्रश्नों और गलतियों। दोस्तों इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, परीक्षाओं, प्रश्नों और गलतियों। ये बहुवचन है। आगे है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। रेखांकित सर्वनाम है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अपनी खुद को, खुद के लिए निज का प्रयोग करते हैं। निज का प्रयोग करते हैं खुद के लिए निज का प्रयोग करते हैं। यहाँ हो जाएगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के यह भी पूछ लेता है,
सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है दोस्तों पुरुषवाचक, पहला है पुरुषवाचक, पहला पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है निश्चयवाचक, छठा है दोस्तों निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, छठा है निश्चयवाचक। अगला है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह समझ के साथ पढ़ रही है, वह समझ के साथ पढ़ रही है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। जब कोई बच्चा वाक्यों की पुनरावृत्ति करता है तो वह उस शब्द को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों जब भी कोई बच्चा किसी भी शब्द को दोहराता है, बार बार दोहराता है, तो वह उस शब्द को समझने की कोशिश करता है, वह उस शब्द को समझने की कोशिश करता है, इसलिए वह पुनरावृत्ति करता है। अगला क्वेश्चन है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर दीजिए। इसमें हमारा सही हो जाएगा सी, नियम कंठस्थ न होना, नियम कंठस्थ न होना। अगला है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा व्याकरण शिक्षण के लिए समझ सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जब तक बालक को व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो वह भाषा के प्रयोग में कठिनाई का अनुभव करेगा। जब तक उसको व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं होगी तो वह भाषा के प्रयोग में कठिनाई का अनुभव करेगा, उसको भाषा के प्रयोग करने में कठिनाई होगी। अगला क्वेश्चन है भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। दोस्तों इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन है और बच्चे का परिवेश जुड़ा हो, बच्चे पर आधारित हो कोई भी प्रश्न, दोस्तों जब बच्चे पर आधारित होता है तो आंसर वही सही होगा। ज़्यादा प्रश्न वही सही होते हैं जो बच्चों से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति बालक आधारित है, बालक आधारित है हमारी शिक्षा पद्धति। तो जो भी प्रश्न बालक पर आधारित हो वो आंख बंद करके मार दीजिए, वही सही होगा। यहाँ व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हैं, अत्यंत छोटे हो, सरल भाषा से युक्त हों, यहाँ बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। यहाँ बच्चों के बारे में बताया गया है कि वह बच्चे से जुड़ा हो। कोई भी शिक्षा पद्धति जो बच्चे से जुड़ी हो, कोई भी विषय जो बच्चे से जुड़ा हो, तो आंसर वही सही होगा। आगे है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता
कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। ए है बच्चों को लय भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा डी। इसमें सही होगा डी। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। भाषा शिक्षण बहुभाषिकता में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अगला है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कौन सा होगा? यहाँ दोस्तों बी हो जाएगा, बी, जिसमें रटना दिया हुआ है। जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह रटने पर नहीं समझने पर जोर देती है, करके सीखने पर जोर देती है, न कि रटने पर। तो यहाँ रटना है, जहाँ भी इस तरह का रटना हो, रटना शब्द जहाँ भी हो वह गलत होगा। जहाँ भी रटना हो वह गलत होगा। रटना नहीं है दोस्तों, समझना है, सीखना है। आगे चलते हैं। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। अगला है सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? दोस्तों, वह असोम से पंजाब आया, आसाम से पंजाब आया, वहाँ उसकी भाषा कुछ दूसरी थी और यहाँ उसकी भाषा कुछ दूसरी है। तो अब इसमें शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग में अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल को मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा बी। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला है भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक दोस्तों, निदान का मतलब उपचार होता है। निदान का मतलब उपचार होता है। बच्चों हेतु भाषा प्रयोग में अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना और बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। इसमें कौन सा सही होगा?
आप बताइए ये उपचार है, किससे आप उपचार करेंगे उसकी समस्याओं का? उपचार किससे होगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें उपचार की बात कहाँ हो रही है? कारणों की पहचान करना कहाँ हो रही है? डी में। अगला है 26। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा ए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। अगला है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? आप किसी बीमारी का उपचार कब करेंगे? जब उसकी समस्याओं की पहचान कर लेंगे। जब उसकी समस्याओं की पहचान कर लेंगे तभी आप उसका उपचार भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की बीमारी को उपचार आप तभी कर सकते हैं जब उसकी बीमारी का पता हो। तो जब आप समस्याओं की पहचान करेंगे तभी आपका उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा। अगला है उच्च कक्षाओं में साहित्यिक साध्य है और भाषा कौशल साधन। बी है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य है और साहित्य साधन है। भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा सी। भाषा कौशल साध्य है और साहित्य साधन है। भाषा कौशल साध्य है और साहित्य साधन है। अगला है 29। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सहज स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन दोस्तों बालक के परिवेश पर निर्भर करता है। भाषा अर्जन बालक के परिवेश पर निर्भर करता है। उसका परिवेश किस प्रकार का है, वह गुजरात का है या यूपी का है, तो वह किस परिवेश में है उसके आधार पर वह भाषा को सीखता है। वह जहाँ होता है, जिस वातावरण में होता है, उस भाषा को वह सीखता है। आगे चलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न इसमें है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, और डी है समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? उच्च प्राथमिक दिया है दोस्तों। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें उच्च प्राथमिक और प्राथमिक दोनों प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों। यहाँ उच्च प्राथमिक दिया हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। ये था दोस्तों हमारा 30 प्रश्न।